First thing we have is now in vocabulary and grammar of chapter 5, the first thing that we had is compound prepositions. ठीक है, अब compound prepositions, पहले prepositions क्या होता है? Prepositions is comprised of two words, जिसका मतलब होता है pre का मतलब होता है पहले, और position का मतलब होता है पोजिशन, यानी कोई जगह. ठीक है, तो preposition का मतलब है कि पोजिशन से पहले, किसी भी स्पेसिफिक पोजिशन से पहले अगर आप एक वर्ड लगाते हो तो वो वर्ड बेसिकली preposition है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक बुक जो है वो टेबल पे रखी है, अब मैं बोलूंगी कि द बुक इज डैश द टेबल. अब टेबल मतलब इज अ पोजिशन जहाँ पे बुक है. अब बुक टेबल के ऊपर है, नीचे है, टेबल के साइड पे है, टेबल के कहाँ पर रखी है, दैट विल टेल will tell that will be told by prepositions. ठीक है, यानी अगर बुक ऊपर है तो द बुक इज ऑन द टेबल, अगर नीचे है द बुक इज अंडर द टेबल. ठीक है, सो बेसिकली दैट इज व्हाट preposition is. नाउ कंपाउंड preposition क्या है? अब कंपाउंड को क्या मतलब होता है? कंपाउंड का मतलब अ क्लस्टर ऑफ वर्ड्स, वन और सॉरी टू और मोर देन टू वर्ड जब कंबाइन होते हैं एक मीनिंग बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड. नाउ कंपाउंड prepositions क्या होते हैं, इसको अब हम स्टडी करते हैं. A preposition that contains two or more prepositional words is called a compound preposition. यानी एक preposition जिसके साथ एक से ज्यादा prepositions आ रही हो, एक से ज्यादा words आ रहे हैं, तो that is called a compound preposition. Compound prepositions are made by connecting preposition words in a sentence before the noun, pronoun, adjective and adverb. ये तो हमें पता है. ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें. यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है. उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं. ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है. आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का. इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं. कि वो कंपाउंड प्रपोजिशंस क्या होते हैं कि प्रपोजिशन वर्ड्स को कनेक्ट करता है आपस में, यानी डिफरेंट प्रपोजिशंस भी का एक क्लस्टर जो होता है वो आपके पास कंपाउंड वर्ड्स के वो कंपाउंड प्रपोजिशन कहलाएगा. ठीक है, अच्छा, मोर ओवर अ कंपाउंड प्रपोजिशन इज प्रिपेयर्ड थ्रू द कंजंक्शन ऑफ प्रपोजिशनल और नॉन प्रपोजिशनल वर्ड and a simple preposition word that is used with a noun, adjective or adverb is second. अच्छा, अब यहाँ पे क्या चीज कह रहे हैं कि एक तो प्रपोजिशन किसी नाउन से पहले, वर्ब से पहले, एडवर्ब, इन सारी चीजों से पहले भी आ सकता है. ऑब्वियसली जब टेबल है, टेबल इज अ नाउन राइट, उससे पहले प्रपोजिशन आ रहा है, तो ये आपके पास ऊपर वाले में ये बात कर रहे हैं. ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने क्या बोला कि इट इज प्रिपेयर्ड थ्रू कंजंक्शन ऑफ प्रपोजिशन एंड नॉन प्रपोजिशनल वर्ड, कि वो प्रपोजिशनल वर्ड या नॉन प्रपोजिशन वर्ड और उसके साथ एक सिंपल प्रपोजिशन है, कि कोई भी दो वर्ड जिसमें से एक प्रपोजिशन हो, दोनों प्रपोजिशन हो या कोई एक प्रपोजिशन हो, तो वो आपके पास मिलके कंपाउंड वर्ड्स बना लेते हैं. ठीक है, अच्छा, इसकी एग्जांपल्स आपके पास हैं अबाउट, अक्रॉस, अलोंग, बियॉन्ड, डिसाइड, आउटसाइड. अच्छा, अब इसको थोड़ा सा समझना है कि ये में सिर्फ एक एक वर्ड लिखा हुआ है, तो आप कैसे कह रही हैं कि ये डबल डबल है. पहले मैं ये दिखा देगी अकॉर्डिंग टू से कि जो दो दो वर्ड्स को आप मिला के कोई भी प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन बना सकते हो. अकॉर्डिंग टू, aside from, because of, as of, next to, on account of, apart from,
but for, close to, depending on, due to, in between, in case of, ये सारे एक वर्ड्स नहीं, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट आपके पास वर्ड्स हैं विद प्रेपोजिशन कनेक्ट हुए हुए हैं और आपके पास कंपाउंड प्रेपोजिशन बना रहे हैं। इससे पहले जो वर्ड्स हैं आपके पास अबाउट, अक्रॉस, अलोंग, बियॉन्ड, बिसाइड, आउटसाइड, अब ये आपके पास जो वर्ड्स हैं ये हैं सिंगल वर्ड्स, ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये एज अ कंपाउंड प्रपोजिशन भी ये काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इनको भी, बल्कि इन वर्ड्स को भी हम विद टू और भी नीचे में लगे उनके साथ हम लगा सकते हैं, ठीक है, अबाउट टू, अक्रॉस द, ठीक है, अक्रॉस टू द रिवर या कुछ इस तरह करके, ठीक है, इस तरह भी लग सकते हैं। बट अपने उसके अंदर इनकी मीनिंग, ये जो वर्ड्स हैं आपके पास, अब इसकी मुझे, मैं एग्जैक्ट आपको वर्ड्स उस तरह से एलैबोरेट नहीं कर पा रही, बट एक वर्ड के अंदर दो वर्ड्स की मीनिंग छुपी होती है यहाँ पे, ठीक है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रैंड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। किसी भी एक वर्ड के अंदर दो वर्ड्स की मीनिंग छुपी होती हो। अब अक्रॉस का मतलब होता है कि उसके साथ, बट उससे, उसके सामने, साथ या उसके सामने, मतलब उसके साथ हो लेकिन उसके सामने में, तो वो अक्रॉस होता है। तो यानी कि अगर मैं एक एंगल से देखूँ तो वो मुझे साथ नजर आएगा, दूसरे एंगल से देखूँ तो मुझे उसके सामने नजर आएगा। तो वो दो अलग अलग डेफिनेशंस में एक दो अलग अलग मीनिंग्स एक ही वर्ड के अंदर आ रहे, तो वो एक एक काइंड ऑफ कंपाउंड प्रपोजिशन कहलाता है, ठीक है। दूसरे वाले तो इट्स इजिएस्ट, उसके अंदर दो दो चीजें, दो दो वर्ड, तीन वर्ड्स मिले हुए, बट इस वाले में इफ यू लाइक इसको सर्च अगर हम करें तो इसमें फिर आपको पता चलेगा कि दो अलग अलग वर्ड्स का मीनिंग ज्वाइन करके एक वर्ड बना, तो इसीलिए इसको कंपाउंड का नाम कह दिया गया, ठीक है। जस्ट इतने सब इसका कुछ कॉन्सेप्ट है। अच्छा, उसके अलावा अब प्रेपोजिशनल फ्रेजेस क्या होती है? फ्रेज का मतलब एक सेंटेंस को कहते हैं, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस हो या कोई बात की गई हो या कोई पैराग्राफ हो जिसमें दो से तीन सेंटेंसेस हो, तो वो आपके पास तो वो आपके पास फ्रेज कहलाता है, ठीक है। अब prepositional phrase यानी इसमें prepositions यूज होंगे। prepositional phrases are groups of words starting with a preposition। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें preposition आ रहा है। prepositional phrases often function as modifier। preposition की function कैसे वो करते हैं, कैसे function करते हैं? as modifiers describing nouns and verbs, ठीक है। अच्छा, मॉडिफिकेशन यानी कि किसी की मीनिंग को इनहेंस कर देना और मीनिंग उसके अंदर डाल देना या उसकी एलेबोरेट कर देना या किसी चीज को और अच्छे से बयान कर देना, ठीक है, या मॉडिफाई कर देना और अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर देना। तो वो बेसिकली प्रपोजिशंस वो काम कर रहे होते हैं और वो बेसिकली कर क्या रहे हैं, वो नाउन या वर्ब्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। फ्रेजेस कांट स्टैंड अलोन, वो अलोन अकेले खड़े नहीं होते। प्रपोजिशनल फ्रेज वोंट कंटेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस।
जो प्रपोजिशनल फ्रेज होती है इसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सी बात है। जस्ट इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो हमें थोड़ा सा समझ में आएगा कि किस तरह से बात होती है। These types of prepositional phrase can modify nouns, words, phrases, and complete clauses. Prepositional phrase can also be embedded inside other prepositional phrases. अब यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स सा कॉन्सेप्ट है, बट इतना ज़्यादा आप लोगों ने इसके बारे में सोचना नहीं है। जस्ट दिमाग में रखें कि या तो ये नाउन या वर्ब को मॉडिफाई करता है या फिर ये उन्हीं किसी दूसरे प्रपोजिशन के अंदर जो है वो उसकी मीनिंग छुपी हुई होती है। ठीक है, जैसे कंपाउंड हमने वो भी ऊपर प्रपोजिशन देखे। मॉडिफाइंग नाउन एडजेक्टिव, जिसको हम एडजेक्टिवल फ्रेजेस भी कहते हैं। ठीक है, अब वो क्या होते हैं? व्हेन अ फ्रेज मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इट्स कॉल्ड एडजेक्टिवल फ्रेज। अगर कोई नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है तो हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं ना। तो अगर फ्रेज नाउन या प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कर रही है या मॉडिफाई कर रही है तो उसको हम एडजेक्टिवल फ्रेज कर देंगे। These types of phrases often specify a person or thing, like what kind या whose. In context, they clarify distinction between several possibilities. For example, कि अब अगर कोई सेंटेंस जो है, फ्रेज का मतलब, अच्छा फ्रेज का क्या मतलब होता है? फ्रेज का मतलब सेंटेंस भी होता है, लेकिन 2 से 3 वर्ड्स का अगर क्लस्टर है तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्रेज। सही है? अच्छा, तो अब इसी का एग्जाम्पल देख लेते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज की। आपके पास जैसे आप कहें कि whose pen is this, ठीक है, या whose pen is this, या अगर आप कह लें कि अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास फ्रेजेस है और इसके अंदर एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिवल फ्रेजेस को सिंपल मतलब इसमें नाउन को डिस्क्राइब, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, ये सिर्फ लिखा हुआ इतनी मुश्किल तरीके से है तो कि आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगी। तो देयर इज नथिंग डिफरेंट अबाउट इट। जो आपको प्रेपोजिशन के बारे में पता है, जो आपको नाउन के बारे में पता है, जो आपको एडजेक्टिव के बारे में पता है, इट्स सिंपली दैट। ठीक है, कुछ इसमें अलग से चीज नहीं है, जस्ट इन्होंने इसको, अंग्रेजों ने इसको स्पेसिफिकली एक एक छोटी छोटी चीज को बहुत कॉम्प्लेक्स करके बताया है। ठीक है, तो इट्स जस्ट एन ईजी थिंग, इसमें कितना ज्यादा कुछ नहीं है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं तो कि आप लोगों को और एलैबोरेट हो जाए। द फर्स्ट इज शीला इज द रनर विद द फास्टेस्ट टाइम। कि शीला एक रनर है, यानी एक रनर का मतलब होता है कि जो रेस लगाते हैं। ठीक है, जो भागते हैं, एक स्पोर्ट्स रनिंग। तो शीला एक रनर है जो विद द फास्टेस्ट टाइम, यानी कि सबसे तेज भागने वाली जो लड़की है वो शीला। ये सबसे तेज भागने वाली रनर जो है वो शीला है। नो, अब इसका मतलब क्या है, उसको हम उसका मतलब देख लेते हैं। इट्स लाइकली देयर आर अदर रनर्स हु आर स्लोअर। इसका ये मतलब है कि हमारे पास और दूसरे रनर्स भी हैं जो कि स्लो हैं। किससे स्लो होंगे? शीला से। जब शीला फास्टेस्ट है यानी सबसे तेज है, तो यानी बाकी उससे स्लो होंगे। एज अ सेंटेंस स्पेसिफाइंग हु इज द फास्टेस्ट, क्योंकि सेंटेंस हमें ये बता रहा है कि सबसे तेज कौन है। सो ये द फ्रेज इज मॉडिफाइंग द नाउन रनर। अब ये फ्रेज, ये जो फास्टेस्ट है, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? कौन फास्टेस्ट है? जो रनर है। ठीक है, रनर कौन है? शीला। सही, तो वो बेसिकली उसको डिस्क्राइब कर रहा है या उसको मॉडिफाई करके हमें बता रहा है कि वो रनर जो है वो कैसी रनर है, शी इज अ फास्ट रनर। एडजेक्टिवल फ्रेज कम डायरेक्टली आफ्टर द नाउन दे मॉडिफाई। तो एडजेक्टिवल फ्रेज डायरेक्टली अपने नाउन के बाद आता है। ठीक है, तो ये हमने इसको फर्स्ट एग्जाम्पल देख ली। दूसरा देखें, अ बॉय विद टॉल वुमेन इज हर सन। अच्छा, कि वो जो लंबी औरत के साथ जो लड़का है वो उसका बेटा है। द फ्रेज विद द टॉल वुमेन इज स्पेसिफाइंग दैट अ सर्टेन बॉय, अच्छा, अब कह रहे हैं द बॉय विद द टॉल वुमेन, कि अब फर्स्ट पर एक जगह है, अब वहां पे बहुत सारी औरतें हैं, उनके साथ लड़के खड़े हुए हैं। अब आपने उस लड़के को स्पेसिफाई किया जो लंबी वाली औरत के साथ खड़ा है। सबके साथ जो फीमेल होगी वो टॉल नहीं होगी, लेकिन जिसके साथ टॉल है वो उस स्पेसिफिक बंदे की बात करें। यानी आपने पूरे रूम में से एक चीज स्पेसिफाई कर दी कि मैं पूरे रूम की नहीं, मैं उस स्पेसिफिक चीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इट्स एन एडजेक्टिवल फ्रेज, की एडजेक्टिवल फ्रेज है टॉल वुमेन। देयर कुड बी अदर बॉयज, और बॉयज भी हो सकते हैं, बट द वन विद द टॉल वुमेन इज द वन बीइंग डिस्ट्रैक्ट। लेकिन वो लड़का जो कि टॉल वुमेन के साथ है
वो डिस्क्राइब हो रहा है। तो जो टॉल वुमेन है वो इटसेल्फ पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एज ए एडजेक्टिव यूज होगा। वो किसको डिस्क्राइब करे, वो उस लड़के को डिस्क्राइब करे। टॉल वुमेन किसको डिस्क्राइब करे, उस लड़के को, यानी उस लड़की के साथ, वो लड़का जिसके साथ है वो औरत लंबी है, सही है, या वो लंबी वाली औरत के साथ, मतलब वो लड़का जो लंबी औरत के साथ खड़ा है, सिंपल। लड़के को डिफाइन कर दिया कि वो लड़का जो लंबी वाली औरत के साथ खड़ा है। द बॉय इज द नाउन फ्रेज, सो द प्रपोजिशनल फ्रेज इज एन एडजेक्टिव। उसके अंदर जो प्रपोजिशनल फ्रेज आ रही है वो एडजेक्टिव हो रही है। इफ यू वांट टू मेक द बॉय इवन मोर स्पेसिफिक, अगर अब हम कहें कि बॉय को मुझे और स्पेसिफिक हो सकते हैं और टॉल वुमेन भी हो, तो और स्पेसिफिक करने के लिए वी फर्दर क्वालिफाई इट विद एन एम्बेडेड फ्रेज। फिर उसको हम और ज्यादा क्वालिफाई कर देंगे विद एन एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब होता है किसी चीज के अंदर जो है ना वो छुप के रहना, एम्बेडेड होना, एम्बेड होना। जैसे अगर आप बीज लगाते हैं तो आप क्या करते हैं, मिट्टी साइड पर हटा के उसमें सीड डालते हैं और उसके ऊपर दोबारा से मिट्टी बंद कर देते हैं, उसको एम्बेड कर दिया आपका, ठीक है। तो सिमिलरली आपका, अगर आप उसको और ज्यादा स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, उसको दूसरे प्रीपोजिशनल फ्रेज के अंदर एम्बेड कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय विथ टॉल वुमेन एंड द डॉग इज हर सन। कि अब वो लड़का जिसके साथ टॉल वुमेन है और एक डॉग भी है, वो उसका बेटा है, ठीक है। तो अब टॉल वुमेन तो हुआ ही हुआ, लेकिन और स्पेसिफाई कर दिया द डॉग करके कि उसके साथ डॉग भी है। अब सारी वुमेन के पास तो डॉग नहीं होगा, तो इसने उसको, अब ये डॉग अलग से बॉय को नहीं डिफाइन करा, ये बॉल। अच्छा, अब एम्बेडेड का मतलब क्या है? एम्बेडेड का मतलब ये है कि जो टॉल वुमेन है वो बॉय को डिफाइन कर रहा है, बट जो डॉग है वो उस टॉल वुमेन को डिफाइन कर रहा है ना। द टॉल वुमेन एंड द डॉग, कि वो टॉल वुमेन के साथ डॉग है, तो वो वाली टॉल वुमेन जिसके साथ डॉग है, उसके साथ जो लड़का खड़ा है वो आपके पास उसका बेटा है। तो यानी कि एक तरह से थर्ड डिग्री में या थर्ड कनेक्शन है, या उसको हम ये भी कहते हैं कि वो आपके पास एम्बेडेड फ्रेज है, ठीक है। वो डायरेक्टली बॉय से लिंक नहीं है, वो डायरेक्टली उस वुमेन से लिंक्ड है और वुमेन बॉय से लिंक्ड है, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने इसका मतलब इनडायरेक्टली वो डॉग से लिंक हो रहा है, सही है। तो दिस इज व्हाट इज एम्बेडेड मीन्स। Presumably, there are multiple boys with tall women, so the sentence is specifying that this boy with a tall woman who has a dog. ये बॉय मतलब और भी लड़के हो सकते हैं टॉल वुमन से, लेकिन ये डॉग स्पेसिफाई ये कर रहा है कि वो लड़का जो उस टॉल वुमन के साथ है जिसके पास एक डॉग, तो ये मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। जैसे हम क्राउड में बात करते हैं तो हम इशारा नहीं करते, इशारा नहीं करो, आप वर्ड्स में बात करो। तो दिस इज हाउ इट्स डन। अच्छा, अब अगर मॉडिफाइंग वर्ब, अगर वर्ब को नाउन को मॉडिफाई कर रहा था तो वो एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। अब अगर वर्ब को आइडेंटिफाई मॉडिफाई करेगा तो वो एडवर्बियल हो गया, ठीक है। वर्ब को जो कोई चीज डिफाइन करे, यानी कि अगर वो भाग रहा है तो कैसे भाग रहा है, तो दैट इज बेसिकली एडवर्ब, ठीक है। वर्ब को डिफाइन करेगा तो एडवर्ब। Adverb modifies verb and sometimes the adverb is an entire adverbial phrase. These phrases often describe when, where, why, how and to what extent something happened. ठीक है, अब हम देखते हैं इसको। एग्जाम्पल देखते हैं सीधी सीधी। This course is the most difficult in states. अच्छा, this course is the most difficult, यानी कोई कोर्स है, कोई अब ट्रेनिंग कोर्स हो सकता है, कोई क्लास का कोर्स हो सकता है, कुछ भी। तो इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट, ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है इन द स्टेट, अपनी स्टेट पे, यानी अपनी शक्ल में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो। नाउ द प्रपोजिशनल फ्रेज वेरी स्पेसिफाइज वेयर देयर माइट बी अदर कोर्सेज दैट आर मोर डिफिकल्ट इन अदर स्टेट्स। अच्छा, इन द स्टेट का मतलब उस जगह पे, द कोर्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट इन द स्टेट, यानी कि उस इंस्टीट्यूशन में, उस यूनिवर्सिटी में, उस स्टेट के अंदर वो कोर्स जो है, जो वो कोर्स है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो, ठीक है। हो सकता है किसी और यूनिवर्सिटी में कोई और कोर्स जो है वो डिफिकल्ट हो, ठीक है। सो दिस प्रपोजिशन, जो प्रपोजिशन स्पेस, तो ये आपको बता रहे, स्पेसिफाई कर रहा है कि कहाँ जो डिफिकल्टी है वो कहाँ है, इस स्टेट के अंदर, सही है। दे माइट बी अदर कोर्सेज दैट आर मोर डिफिकल्ट इन अदर स्टेट्स बट दिस वन इज द मोस्ट डिफिकल्ट हियर, कि ये वाला जो डिफिकल्ट है वो कहाँ है, यहाँ है। Let's say it's just one difficult course of several in the state. That is, this course is among the most difficult in the state. The among phrase is an adjectival phrase modifying the course, and the final phrase remains adverbial, still telling where. यानी कि समझो कि इस वर्ड में से, इस लाइन में से आपको वेयर का कॉन्सेप्ट मिलना है, जो अभी हमने ऊपर देखा कि these phrases often describe when, where, why, how and this. तो ये आपको याद रखना कि एडवर्बियल आपको क्या बताता है कि कोई चीज
कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, कहाँ हो रही है। तो यहाँ पे जो कोर्स हो रहा है जो कि डिफिकल्ट है वो कहाँ है, इस जगह पे हो रहा है, इन दिस स्टेट, यहाँ पर। तो ये बेसिकली इसका एडवर्बियल फ्रेज हो गया। एक और है, शी रैन द मैराथन विद प्राइड ऑन सैटरडे, कि उसने मैराथन एक कंपटीशन होता है रेसिंग का, तो उसने मैराथन की या मैराथन में हिस्सा लिया या भागी विद प्राइड ऑन सैटरडे। विद प्राइड कैसे भागी, फखर से। प्राइड कहते हैं फखर। तो शी रैन मैराथन विद प्राइड, वो कैसे भागी, फखर से भागा। ठीक है। दिस फर्स्ट प्रपोजिशन फ्रेज स्पेसिफाइज हाउ शी रैन एंड द सेकंड स्पेसिफाइज व्हेन। तो बोथ आर एडवर्बियल फ्रेज के। अब दो यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज है, एक तो ये कि कैसे भागी, विद प्राइड यानी फखर के साथ, और कब भागी, सैटरडे। तो यहाँ पे वेयर और हाउ वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है। सो इस तरीके से वेयर नहीं, व्हेन और हाउ वाला कॉन्सेप्ट, तो ये इस तरीके के हम जो है ना फ्रेजेस होते हैं। कोई ऐसा डिफरेंट, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, वही जो एडवर्ब और वर्ब वाला कॉन्सेप्ट है वही सारी चीजें। ठीक है। अच्छा, चूज द करेक्ट कंपाउंड प्रीपोजिशन फॉर ईच सेंटेंस। सही तो हमने करनी है, राइट। पहले हम लोगों ने समझ लिया था कि भाई एडवर्बियल फ्रेजेस क्या हैं, एडजेक्टिव फ्रेजेस क्या हैं। सिर्फ सिंपल एडजेक्टिव एंड एडवर्ब ही हैं, सही है, कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है ये भी। नाउ some of the most common preposition that begin prepositional phrase are to। कुछ जो preposition phrase वाले जो prepositions है वो कौन कौन से, to, of, about, at, before, after, by, behind, during, for, from, in, over, under, with। ठीक है। अच्छा, it doesn't necessarily mean कि सिर्फ अगर कोई जगह कुछ चीज नहीं रखी हुई तो उसी की बात हो रही है, किसी भी चीज की बात हो रही है। जैसे कि अगर हॉस्पिटल जो है वो घर के आपके घर के पास है, अब घर के सामने है, पीछे है, कहाँ है, वो भी आता है। जैसे बिहाइंड है, इन फ्रंट ऑफ है, कुछ तो सही है, मतलब कहीं भी जहाँ कोई, ये अब ये सारे वर्ड जैसे ना किसी जगह की बात हो, सही है। तो ये आपके पास prepositions के हैं। नाउ चूज द करेक्ट preposition कंपाउंड preposition फॉर ईच सेंटेंस। अब कुछ सेंटेंसेस है, इसमें हमें करेक्ट preposition पुट करना है। ठीक है। ओके। अब वर्ड्स हमारे पास इन्होंने वर्ड बैंक दिया हुआ है मुझे, उसमें क्या लिखा हुआ है, अगेंस्ट, अराउंड, बिहाइंड, अपॉन, ओवर, बिलो, थ्रू, beside, across, under, above, between, underneath, onto, within, to, among या beneath। ठीक है। अपनी साथ साथ पढ़ते पढ़ते मैं आप लोगों को इसकी साथ साथ मीनिंग भी फिर बताऊंगी। अच्छा, द फर्स्ट इज द कैट जम्प्ड डैश द टेबल। बिल्ली ने जंप किया डैश द टेबल। टेबल के कहाँ, टेबल के ऊपर, टेबल के कहाँ। अब इट्स कम्प्लीटली ऑन यू कि आप किस तरीके से इसको कौन सा वर्ड लिखी, कोई मसला नहीं है। मतलब जो टेबल के उस पर आ जाते हैं, अब वो या तो टेबल के ऊपर जंप करके टेबल के ऊपर आ रही है, या फिर वो टेबल से छलांग मार के, यानी मैं आपको बना देती हूँ से, हाँ, ये आपकी टेबल है। ठीक है। अब ये आपकी जो है ना वो है कैट। ठीक है। अब कैट या तो यहाँ पे जंप कर सकती है तो मैं बोलूंगी अबव द टेबल, या कैट इसके ऊपर से जंप करके यहाँ आ जाएगी तो मैं क्या बोलूंगी, ओवर द टेबल। ठीक है। तो यानी ओवर और अबव दोनों में से यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकती हूँ, तो मैं, चलो हम लिख देते हैं अबव। सही। ओके। द नेक्स्ट इज आई एम गोइंग टू द पार्क डैश माई फ्रेंड्स, कि मैं पार्क जा रहा हूँ डैश माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगेंस्ट, अराउंड, बिहाइंड दोस्तों के साथ होता है तो विद माई फ्रेंड्स होता है। ठीक है। या अलोंग माई फ्रेंड्स, या बिसाइड माई फ्रेंड्स नहीं होता, अलोंग हो सकता है या फिर विद माई फ्रेंड्स। अब अच्छा, जरूरी नहीं कि इस बैंक में से हम जो हमें कंपाउंड प्रीपोजिशन पता है उसमें से भी ले सकते हैं। अब यहाँ कुछ इन्होंने मिसप्रिंटिंग की, इसका मतलब यहाँ से कुछ चीजें हाइप हो सकती है। तो आई एम गोइंग टू द पार्क, मुझे क्या आता है पता है मुझे, इट इज विद, दोस्तों के साथ। विद का मतलब किसी चीज के साथ हूँ। द कीज आर हिडन डैश द फ्लावर पॉट। कीज जो है चाबियां, की फ्लावर पॉट है।
और चाबियां इसमें रखी हुई है। अब फ्लावर पॉट की चाबियां कहाँ होंगी? नीचे तो रखूंगी, नीचे रखूंगी तो वो फ्लावर पॉट सही से आएगा नहीं और वो चाबी उसमें से दिख जाएगी किसी को। तो यानी कि चाबी मैं कहाँ अंदर, अगर मुझे छुपानी है तो मैं कहाँ छुपाऊंगी? अंदर छुपाऊंगी इसके, है ना। तो फ्लावर पॉट के अंदर है। अब अंदर के लिए क्या आ सकती है? अगेंस्ट, से, अराउंड, बिहाइंड, अपॉन, बिलो, थ्रू, बिसाइड, अक्रॉस, अंडर, अबव, बिटवीन, अंडरनेथ, ऑन टू, विदिन, अच्छा, टू, अमंग भी एक। आप आपके पास एक तो इनटू, इनटू भी आता है वर्ड, इनटू द फ्लावर पॉट, या द कीज आर हिडन विद इन द फ्लावर पॉट, के उसके अंदर, विद इन उसके अंदर, दोनों मतलब इनका मतलब। अच्छा, अब आपके पास ना दो तरह की चीजें होती है। एक होता है कि कोई चीज अगर रूम है, किसी बड़े कमरा है, उसके अंदर कोई बंदा बैठा है, तो मैं क्या कहूंगी कि शी इज या ही इज इन द रूम। लेकिन अगर एक बॉक्स के अंदर कोई क्लोज कंटेनर है, उसके अंदर कोई चीज रखी है, तो मैं कहूंगी इट इज इन टू द बॉक्स, या विद इट, विद इन द बॉक्स। सही है। तो ये आपके पास फर्क होता है दोनों चीजों में। बड़ी स्पेस है, खुली स्पेस है, तो उसके अंदर इन आता है, और अगर छोटी कन्फाइंड स्पेस है तो उसके लिए हम विद इन लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? विद इन द फ्लावर पॉट। अच्छा, उसके बाद है द कुकीज आर डैश द जार। अगेन इसके लिए भी आप क्या लिख सकते हो? द कुकीज आर विद इन द जार, जार के अंदर है। द रेस्टोरेंट इज डैश द स्ट्रीट, कि रेस्टोरेंट जो है वो स्ट्रीट के इस जगह पर है। अब किस जगह पे हो सकता है? अ, समझो ये आपके पास रेस्टोरेंट है यहाँ पर, सही है, और ये रास्ता है, रोड है, सही है। अब ये रोड के सामने जो है वो रेस्टोरेंट है, तो हम क्या बोलते हैं? अक्रॉस द स्ट्रीट, यानी स्ट्रीट उसके साइड से गुजर रही होती है तो हम बोलते हैं अक्रॉस द स्ट्रीट, सही है। या अगर स्ट्रीट है और स्ट्रीट के यहाँ सामने आ रहा है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? एंड ऑफ द स्ट्रीट, सही है। तो यानी इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। तो आप क्या, इसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ? अक्रॉस द स्ट्रीट, रेस्टोरेंट इज अक्रॉस द स्ट्रीट। अच्छा, स्ट्रीट में, अच्छा अब अगर समझो कि ये स्ट्रीट है ना, इसके यहाँ पे हॉस्पिटल होता है, और यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है और यहाँ हॉस्पिटल होता, तो फिर मैं क्या बोलती? इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल, सही है। या फिर मैं बोलती कि एक और वर्ड होता है, क्या बोलते हैं? ऑपोजिट टू द हॉस्पिटल। ऑपोजिट का मतलब ये हॉस्पिटल है, उसके ऑपोजिट पे रेस्टोरेंट, तो ये वर्ड भी हो सकता है। अब स्ट्रीट है तो स्ट्रीट के अक्रॉस है, सही है। अच्छा, द पेन इज डैश द नोटबुक, जो पेन है वो नोटबुक की डैश है। अब कहाँ है? उसके ऊपर हो सकता है, उसके नीचे हो सकता है, उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं, मेरे लिए आसान जो है वो वर्ड में लिखती हूँ अबव द नोटबुक, कि पेन जो है वो नोटबुक के ऊपर खड़ा हुआ, सही है। या हाँ, अपॉन, अबव सही है, बिल्कुल सही। अबव, अबव जाना सही रहता है। अच्छा, शी वर्क डैश द हाई स्ट्रीट टू रीच द प्लेग्राउंड। अच्छा, अब उसको जो है वो एक रास्ते से गुजर के एक प्लेग्राउंड में जाना पड़ा। तो किसी जगह से गुजरने के बाद कहीं आप पहुंचते, तो वो गुजरने को जो हम कहते हैं थ्रू, थ्रू द स्ट्रीट, ठीक है। इसी तरह अगर टनल बना होता है और टनल के अंदर आप जाते हो तो आप कहते हैं थ्रू द टनल। एक जगह से जाते हो दूसरी जगह से निकलते हो तो उसको कहते हैं थ्रू द टनल, सही है। तो यहाँ पे क्या आएगा? शी वॉक थ्रू द स्ट्रीट। थ्रू द स्ट्रीट भी हो सकता है, अक्रॉस द स्ट्रीट भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब इट डिपेंड्स ऑन कि आपने उसको कहाँ रखा है। यहाँ पे प्लेग्राउंड है, यहाँ प्लेग्राउंड है, सही है, तो अगर यहाँ पे है तो अक्रॉस होगा, यहाँ पर है तो थ्रू द स्ट्रीट होगा। तो शी वॉक थ्रू द हाई स्ट्रीट टू रीच द प्लेग्राउंड। द बुक शेल्फ इज डैश द वॉल। बुक शेल्फ है वो वॉल की कहाँ है? अच्छा, अब यानी कि दीवार है, अब दीवार के कहाँ है? दीवार के कोई साथ होती है चीज तो हम इसको बोलते हैं अगेंस्ट द वॉल। जैसे मैं कहती हूँ कि द द फ्रेम इज, या द पिक्चर फ्रेम इज अगेंस्ट, इज हंग अगेंस्ट द वॉल, कि जो पिक्चर है वो दीवार पे लगी हुई है, तो हम कहते हैं हंग अगेंस्ट,
ठीक है, ये इज हैंगिंग अगेंस्ट, अगेंस्ट द वॉल कहते हैं। सही, अगेंस्ट एक मतलब होता है खिलाफ, बट यहाँ खिलाफ वाली मीनिंग नहीं, यहाँ ऑब्वियसली पोजिशन की मीनिंग आ रही है इसकी। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ अगेंस्ट द वॉल। फिर आपके पास है द बॉल रोल्ड, बॉल रोल्ड डैश द स्टेयर्स। द बॉल रोल, रोल रोल, द बॉल रोल डैश द स्टेयर्स। अब स्टेयर यानी सीढ़ियाँ, ठीक है, सीढ़ियों से जो है वो रोल्ड कैसे होती है, बॉल ऊपर जाएगी ये नीचे आएगी, नीचे आएगी ना, ऊपर तो खुद से तो नहीं जाती, ऊपर तो आप लेके जाते हैं इसको। तो जो बॉल जो है वो क्या आ रही है, वो आ रही है डाउन द स्टेयर्स, रोल डाउन, मतलब गोल गोल घूम के आ रही है, तो मैं क्या कहूंगी, रोल डाउन द स्टेयर्स। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास है दिस साइड डैश द फायर टू कीप वार्म। वो साइड बिसाइड द फायर, यानी कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ घरों के अंदर ऐसे दीवार के अंदर वो लगा होता है और इसके अंदर आग लगी होती है। ठीक है, फायर प्लेस होती है, कार्टून वार्टून में देखा होगा, यहाँ पे चेयर लगा के बैठे होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे कि वो उसके साथ बैठा हुआ है, डिसाइड, उसको मैं विद नहीं बोलूंगी, विद नहीं बोलूंगी, इसको मैं कहूंगी कि उसके पास बैठा है, साथ भी नहीं, पास, पास बैठा है, तो डिसाइड। सही है, तो दे सैड बिसाइड द फायर, यानी कि आग के आसपास, या कभी बॉन फायर भी होता है तो यहाँ सारे लोग बैठे होते हैं, तो ये बिसाइड द, अराउंड द फायर भी हो सकता है, बिसाइड द फायर भी हो सकता है, तो बिसाइड इज ज्यादा सही। अगर ऐसे बैठे हैं चारों तरफ तो अराउंड हो जाएगा, अगर ऐसे साथ में बैठा है तो क्या हो जाएगा, बिसाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, आई कैन सी द मून दैट्स द क्लाउड्स, कि मुझे मून नजर आ रहा है क्लाउड्स के अंदर, तो अब ये क्लाउड्स है और इसके पीछे आपको मून नजर आ रहा है, तो हम इसको बोलते हैं, या अब इसमें अंदर भी, या आप लिख सकते हो बिहाइंड द क्लाउड्स। ठीक है, आप लिख सकते हो थ्रू द क्लाउड्स। ठीक है, बिहाइंड का होता है क्लाउड से अगर पीछे होगा तो बिहाइंड आ जाए, थ्रू द क्लाउड्स कैसे, जैसे बादलों के बीच में से नजर आ रहा है तो वो थ्रू वाली जगह होती है, जैसे ऐसे होता है जो टनल है, टनल के बीच में से आप जा रहे हो, वो भी आपको बादलों के बीच में से नजर आ रहा है। और अगर बादल चांद के ऊपर आ जाए तो चांद की रोशनी पीछे से आती है ना, तो हम कहेंगे कि इट इज बिहाइंड द क्लाउड। अब मैं इसको क्या लिखूंगी, थ्रू द क्लाउड्स। फिर आपके पास है द डॉग रैन डैश द स्ट्रीट टू चेज द स्क्विरल, कि जो बच्चा, जो डॉग है वो स्ट्रीट से भागा, टू चेज द स्क्विरल, एक स्क्विरल को पकड़ने के लिए स्ट्रीट पे भागा। अब अक्रॉस द स्ट्रीट भी हो सकता है, बिसाइड द स्ट्रीट भी हो सकता है, थ्रू द स्ट्रीट भी हो सकता है, तो मैं अक्रॉस लिख देती हूँ, मोस्ट इजीएस्ट हमारे पास जो है। सही है, अच्छा, शी प्लेस्ड द वास द डैश द शेल्फ, वास किसको कहते हैं, फ्लावर वास जो होता है। ठीक है, उसको उसने कहा शिफ्ट के एक। शी प्लेस द वास डैश द शेल्फ, अब शेल्फ की उसने कहाँ रखा है, शेल्फ के ऊपर रखे होते हैं, अब द शेल्फ ज्यादातर होता है। ठीक है, शेल्फ होती है, शेल्फ के उसने ऊपर जो है, ये शेल्फ है, शेल्फ के ऊपर फ्लावर वास रखा होता है। ठीक है, उसके अंदर भी होता है, विद इन द शेल्फ भी होता है, तो अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो विद इन द शेल्फ है, ऊपर रखा है तो अबव द शेल्फ है, साथ रखा हुआ है अगर बड़ा वास है तो क्या होंगी, बिसाइड द शेल्फ। ठीक है, तो मैं अबव लिख लेते हैं। देखो शेल्फ ही है, उसके इर्द गिर्द बस जगह जहां मैं चेंज करूंगी वैसे उसके लिए वर्ड चेंज हो रहा है। द गार्ड्स वर्ब द डैश द क्राउड ऑफ द पीपल, कार जो है वो, यानी बहुत सारे लोग हैं और उसके बीच में से गाड़ी निकल के चलेगी, तो क्यू द क्राउड, क्या इसके लिए एक और वर्ड आता है बाय द वे, तो मुझे मिल जाए, मम्मी उनका बिटवीन थ्रू द क्राउड ऑफ पीपल इज मच बेटर, लेकिन बिटवीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरे भी हो सकते हैं।
The bird built its nest dash the tree branch. बर्ड ने एक नेस्ट बिल्ड किया है, यानी एक छत, वो जो कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, घोंसला। उसने घोंसला बनाया है अक्रॉस, सॉरी, डैश द ट्री ब्रांचेस के ऊपर। अब ऊपर बनाया तो इसके इसके होता है बिहाइंड, ड्यूरिंग, फ्रॉम, इन, ओवर द ट्री ब्रांचेस। ठीक है, ब्रांचेस के ऊपर, या फिर इस ब्रांचेस के इसके ऊपर उसने घोंसला बनाया है। सही है, तो ये आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सरसाइज थी फॉर कंपाउंड प्रपोजिशंस, राइट, लॉन्गर प्रपोजिशंस। देन combine the sentences using prepositional phrases. ओके, अब दो आपके पास सेंटेंसेस है, उनको ज्वाइन करना है। सही है, अब देखो, पहला है द डॉग बार्क्ड, दूसरा है द पोस्टमैन अराइव। के डॉग ने भौंकना शुरू किया, पोस्टमैन आया। मतलब समझ के आ रहा है मुझे कि जब पोस्टमैन आया, जब पोस्ट लेकर आया वो, तो पोस्टमैन जब आया तो डॉगी जो है, ये जो डॉग है वो भौंकने लग गया। जैसे घर के पालतू कुत्ते होते हैं ना, तो जैसे कोई मेहमान आता है, कोई होता है, तो फौरन से उनको देख के भौंकने शुरू हो जाता है, तो ये वहां है। तो द डॉग, उसको फिर हम कहते हैं क्या है, द डॉग बार्क एट द पोस्टमैन व्हेन ही अराइव। सही, तो आप यहाँ लिख सकते एट व्हेन ही अराइव। इसको भी तो अपने मन से मतलब ऐसे नहीं लिख सकते ना, द डॉग बार्क एट द पोस्टमैन अराइव। द डॉग बार्क एट द पोस्टमैन व्हेन ही अराइव, जब वो आया तो उसने भौंकना शुरू कर। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ रहा है कि जेनी लाफ्ड, हर ब्रदर टोल्ड अ जोक। ठीक है, अच्छा, इसको एक तो ये तरीका है कि हम इसको जो है ना आगे उसने चेंज कर दिया। एक ये भी तरीका हो सकता है, आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दैट, बट इन दोनों को सेंटेंस करके हम अपना वो लिख लें। जैसे अगर मैं बोलूँ जेनी लाफ्ड हर ब्रदर टोल्ड अ जोक, कि जेनी लाफ्ड एट द जोक ऑफ हर ब्रदर, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब ये है जेनी लाफ्ड एट हर ब्रदर व्हेन he told a joke, yeah, because he told a joke, etc. We bought an ice cream, yeah, we bought ice cream, we went to the beach. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, we bought ice cream when we went to the beach. ठीक है, ये भी आपके पास आ गया। She went to the store, she bought some groceries. She went to the store, uh, she went to the store, इसमें preposition या and आ रहा है, conjunction आ रहा है, रुको, preposition सोचो क्या आ सकता है। She went to the store, she bought some groceries. चलो इसको हम देखते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है he studied all night, he passed the exams. ठीक है, he passed the exam। अब यहाँ पे यार कंजंक्शन आ रहा है, जैसे हम कहेंगे she passed the exam because he studied all night। ठीक है, अब उसके लिए हमें preposition को ही जोड़ना है, तो preposition सोचना पड़ेगा कि prepositional phrase कौन से इसके अंदर में लगा सकते। वैसे तो ये जैसे when है और ये चीज़ें तो आ रही है preposition phrase के अंदर, बट आई नीड टू कंफर्म कि क्या कंजम्पशन भी आ रहा है उसके अंदर या नहीं। तो लेट मी जस्ट सर्च फॉर दैट।
देखो जैसे मैं आपसे कह रही थी ना कि इसको हम ऐसे भी ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम अपने वे में कन्वर्ट भी कर, जैसे मैंने बोला कि जेनी लाव एट हर ब्रदर्स शो, तो आप वो सही था, मतलब वो आप अगर आप लिख सकें तो कोई मसला नहीं है इसका, ठीक है। फिर इसके बाद द डॉग बार्क एट द पोस्टमैन अराइव, इसको हम ये लिख सकते हैं द डॉग बार्क एट द पोस्टमैन अराइवल। अराइवल तो मतलब उसके आने पर भौंकने लगा ना, तो अराइवल इज आने पर। फिर आपके पास से वी बॉट आइसक्रीम, चलो हम इसको वही वाले तरीके से कर लो, तो दिस इज अ बिट डिफिकल्ट बिकॉज इसमें हमें, अगर मैं इसको सेम रखती हूँ तो थोड़ा सा ये कंफ्यूज करेगा हमें। तो हम क्या करते हैं, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट तो सेम ही रहेगा बात का, तो हम इसको सेंटेंस क्रिएट करना है ना, कंबाइन करना है। तो मैं इसको लिख देती हूँ साथ, द डॉग barked at the postman's arrival, ठीक है। अच्छा, फिर जेनी laughed, her brother told a joke, तो जेनी laughed at her brother's joke. This is, I think, much easier. You bought ice cream when we went to the beach, so we bought ice cream on the beach. सेवी बात हो रही है ना, जाहिर सी बात है, बीच पे आपने तभी ली जब आप बीच गए हैं, तो इट्स सिंपल, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। फिर आपके पास आ रहा है कि शी वेंट टू द स्टोर, शी बॉट सम ग्रोसरीज, तो हम इस पर लिख सकते हैं शी वेंट टू द स्टोर टू बाय सम ग्रोसरीज, या शी वेंट टू द स्टोर फॉर सम ग्रोसरीज, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। शी वेंट द स्टोर फॉर सम ग्रोसरीज। ये साथ साथ आप लोग बुक पे ही लिख लें, ताकि बाद में ये ढूंढना मुश्किल ना। ही स्टडीड ऑल नाइट, ही पास द एग्जाम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ही स्टडीड ऑल नाइट फॉर द एग्जाम, या टू पास द एग्जाम, टू पास द एग्जाम लिख सकते हैं, ठीक है। या हाँ, दैट्स ऑल, ही स्टडीड ऑल नाइट फॉर द एग्जाम। यहीं से मैं आगे किस जगह आप लिखें, और ये एग्जाम्स, ठीक है। दे वेंट टू द बीच फॉर वॉलीबॉल, अगेन वही, बीच गए एंड प्लेड वॉलीबॉल, या फिर ये कह सकते हैं कि दे प्लेड वॉलीबॉल ऑन द बीच, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिख देते हैं, दे प्लेड वॉलीबॉल ऑन द बीच, जैसे हमने आइसक्रीम वाला के वैसे, दे प्लेड वॉलीबॉल ऑन द, आई woke up late, I missed the bus, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं I missed the bus because I woke up late, या I woke up late, हाँ बस ऐसे लिख दें कि I missed the bus because I woke up late, या I woke up late so I missed the bus, यहाँ पे आप ये लो बस, ठीक है। अच्छा, they went to the park, they had a picnic, they went to the park for a picnic, they had की जगह आप लिखते हैं for a pic, ठीक है। ये इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट इसमें रूल्स नहीं है, वही चीज़ें बस उसको हमने ज्वाइन करना आता है दो सेंटेंस। अच्छा, और भी है हमारे पास, he went to the gym, he lifted weights, he went to the gym to lift weights, simple, he lifted की जगह मैं लिख दूंगी to lift weights, टू आ गया, टू था ना पर। अच्छा, she went to the library, she borrowed some books, she went to the library to borrow some books, इसमें भी टू आ जाएगा।
to borrow. They went to the restaurant. They ordered pizza. They ordered pizza at the restaurant. ठीक है. फिर है I went to the doctor. I got a checkup. I went to the doctor for a checkup. डॉक्टर के पास क्यों जाते चेकअप के लिए for आके हैं. They went to the concert. They enjoyed the music. They went to the concert. ये यू कैन इसको फिर वही अगर मैं एंड लगाऊंगी ना तो एंड इज कंजंक्शन तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा तो हम इसका ऐसे लिख सकते हैं दे एंजॉयड द म्यूजिक एट द कॉन्सर्ट जैसे मैंने ये वाला किया ऑर्डर पिज्जा. सही है. इस तरीके से हम जो है इसको रिफ्रेज कर सकते हैं कंबाइन कर सकते हैं. सर्कल द प्रपोजिशन फ्रेज और कंपाउंड प्रपोजिशन इन ईच सेंटेंस. अब इसके अंदर मुझे क्या करना है कंपाउंड्स ये प्रपोजिशंस को सर्कल करना है. तो एक आपके पास है ओवर द बर्ड्स फ्लू ओवर द माउंटेन्स. द डॉग रैन आफ्टर द बॉल. द फ्लावर ब्लूम्ड बिटवीन द ट्रीज. सिंपलेस्ट सिंपल हैबिट. ठीक है. स्टार्टिंग वाला ये है तो जल्दी से देख लो स्क्रीनशॉट ले लो. हाँ इसका ऑन टू कह रहे हैं ना बिल्कुल ऑन टू भी हो सकता है ऑन टू द टेबल भी बिल्कुल ठीक है. अंडर द फ्लावर पॉट भी चलो कह सकते हैं अगर फ्लावर पॉट ऐसे जिसके नीचे जगह है तो उसके नीचे भी रख सकते हैं. ये मिसाल स्टोरी राइटिंग ही है सारी और स्टोरी है लाइक कॉम्प्रिहेंशन की तरह है कि इसमें से आपको कॉम्प्रिहेंशन की तरह मतलब कि आपको एक स्टोरी दी होती है और उसमें से आपने जो है क्या करना है आपने क्वेश्चन के आंसर दिए. ठीक है. तो फिर हम ये कर लेते हैं. ओके अब स्टोरी आंसर स्टार्ट हो रही है. इट इज अबाउट द कैंपिंग ट्रिप. नाउ लेट्स रीड इट आउट. Tom and his friends decided to go on a camping trip during their summer break. They packed their backpacks and set off early in the morning. ठीक है उन्होंने समर ब्रेक में ट्रिप करने का सोचा. बैकपैक से उन्होंने अपने बैग्स वगैरह सब रेडी कर दिए पैक कर लिए और अर्ली मॉर्निंग में वो लोग निकल गए. They walked through the dense forest following a narrow trail that led between towering ट्रीज. तो उन्होंने क्या किया एक डेंस फॉरेस्ट. डेंस का मतलब होता है नॉर्मल इंग्लिश में डेंस का मतलब होता है गाढ़ा. सही है. इट इज अबाउट दी फॉरेस्ट. इट्स अ डेंस फॉरेस्ट का मतलब घना जंगल. इट्स नॉट गाढ़ा ऑब्वियसली इट्स घना जंगल. अच्छा. फॉलोइंग अ नैरो ट्रेल दैट लेड बिटवीन द टावरिंग ट्रीज. ठीक है. और ट्रेल कहते हैं एक पतला सा रास्ता होता है ना जो जैसे कि जंगल वंगल में जाते हैं तो वहाँ कोई रोड तो नहीं होते वो बीच बीच में से जहाँ से लोग गए होते तो वो एक रास्ता बीच में बना होता है तो वहां से आप जो है ना वो क्या करते हो गुजर के जाते हैं. तो सिमिलरली दैट इज कॉल्ड अ ट्रेल. तो वो लोग भी इसी ट्रेल को पास करते करते वो लोग जा रहे थे. और टावरिंग ट्रीज का मतलब जो मतलब एक समंदर सॉरी फॉरेस्ट का एक आप लोग जहन में रखें कि ऐसे लंबी लंबी ट्रीज है जो होता है ना हम लोग देखते हैं मूवीज वगैरह में कि बहुत लंबी लंबी ट्रीज हैं और बीच में से थोड़ा थोड़ा सा रास्ते वहां से लोग जा रहे होते हैं. तो इस तरह के रास्ते से वो लोग जाके वो लोग जो है ना कैंपिंग के लिए जा रहे थे. दे अराइव्ड एट अ ब्यूटिफुल क्लियरिंग beside a sparkling river and decided to set up their campsite next to the large boulder. अच्छा फिर उनको पहुंचते पहुंचते एक ऐसी जगह पे पहुंच गए वहां पे ना दरिया वरिया था और वहां पे उन्होंने अपना कैंप साइट वगैरह मतलब जैसे होता है ना जैसे थोड़ा सा रिवर था और साइड में ग्रास ग्रासी के वहां उन्होंने अपनी जो है वो कैंप्स लगा लिए. ठीक है. एज नाइट फेल दे गैदर्ड अराउंड द कैंप फायर एंड शेयर स्टोरीज. नाइट फेल का मतलब जब रात हुई तो वो लोग जो है वो कैंप फायर उन्होंने लगाई. कैंप फायर क्या होती है कि जो बीच में आग लकड़ियां लगाई थी चारों तरफ कैंप्स होते हैं और बीच में उन्होंने आग लगाई होती है. कैंप किसको कहते हैं बेसिकली जो अगर कहीं बाहर जाते हैं ना तो जैसे उसके ऊपर जाते हैं लोग कैंपिंग वैम्पिंग के लिए तो बेसिकली हट्स
होते हैं छोटे छोटे से, हट नहीं होते, कपड़े के घर होते हैं छोटे छोटे से, है ना, वो ऐसे ट्राइंगल शेप में, समोसे की शेप में जो होते हैं, तो उसके अंदर लोग रात के लिए वो लोग उसमें स्टे करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कैंप। तो वो कैंप्स होते हैं और उसके ना बीच में फायर वोलर लगाते हैं लकड़ी से, और उसमें वो लोग जो है ना क्या कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, गाना बजाने कर रहे होते हैं, बातें बातें कर रहे होते हैं। लाइक सर्दियों का मौसम होता है तो फिर वो लोग इस तरह से कैंप फायर करते हैं और शेयर स्टोरीज, यानी किसी से कहानियां वहानियां शेयर कर रहे थे और बातें कर रहे थे। सडनली दे हर्ड अ रसलिंग साउंड इन द बुशेस फ्रॉम अक्रॉस देम। फिर एकदम से क्या हुआ कि उन्होंने रसलिंग साउंड सुनी। रसलिंग साउंड जैसे वो रसलिंग साउंड उसको कहते हैं कि जैसे पत्ते और लकड़ियां नीचे पड़ी होती है ना, और कोई इस पे पैर रखते हैं तो वो क्रिच क्रिच करके ऐसे आवाज आती है ना, तो वैसी आवाज उनको एकदम से झाड़ियों में से आई। जैसे अच्छा, अक्रॉस अक्रॉस देम, हाँ, अक्रॉस फ्रॉम देम का मतलब उनकी सामने से जो बुशेस थी उसके अंदर जो है वो ऐसे आवाज आने लगी, जैसे ऐसा था ना कि कोई आ रहा हो वहां से कुछ इस तरह। They shined their flashlights toward the noise and saw a family of raccoons searching for food. तो उन्होंने जब अपनी फ्लैशलाइट वहां की तो देखा कि रकून्स, अच्छा रकून इज अ काइंड ऑफ एन एनिमल, ठीक है। वो जो है वो अ, उसकी पूरी फैमिली जो है वो वहाँ मतलब एनिमल्स से, तो वो फैमिली का मतलब वो जैसे दो तीन लोग जो हैं वो, दो तीन रकून जो हैं, दो तीन एनिमल्स आके आ रहे थे बाहर की तरफ इन सर्च ऑफ फूड, खाना वाना खरीदने। द रकून केम अप टू द कैंप फायर क्यूरियस अबाउट हियर। जो रकून से वो फिर कैंप फायर तक आया और मतलब इंसानों को देखने थे कि ये क्या मखलूक है, कौन आ गए यहाँ, क्योंकि जंगल वाले तो जाहिर सी बात है अगर आप जाएंगे तो उनको पता चलेगा ना कि इंसान भी होते हैं, वैसे तो नहीं पता होता। देन टॉम्स फ्रेंड सारा, टॉम की दोस्त थी सारा, रीच इनटू हर बैकपैक एंड फाउंड सम लेफ्ट ओवर सैंडविचेस। अच्छा, ये कोई खूंखार या कोई ऐसे नहीं होते जैसे बिल्ली, डॉगी बिल्ली होते ना, उस तरह के हैं ये लोग। तो शी रीच इनटू हर बैकपैक, अपने बैग मतलब रीच इनटू हर बैकपैक यानी अपना बैग खोल के उसमें से उसने कुछ सैंडविचेस बचे थे वो निकाले। शी प्लेस देम बिसाइड द रकून्स, और रकून्स के साथ रख दी। डिसाइड का मतलब रकून्स पर है, उसके पास यहाँ रखी है। हु ईगरली एंजॉयड द अनएक्सपेक्टेड मील, जो उन्होंने बहुत मजे से इसको एंजॉय किया। आफ्टरवर्ड्स द रकून्स स्करीड अवे फ्रॉम द कैंप साइट एंड डिसअपियर्ड इनटू द डार्कनेस। अच्छा, स्करीड अवे का मतलब कि फिर वो उस कैंप साइट से एकदम से तेजी तेजी से बस खाना खा के और भागने लग गए, और भाग के थोड़ी देर में ही गायब हो गए। The friends had an eventful night and woke up to a breathtaking sunrise above the treetops. फिर उन्होंने थोड़ा जबरदस्त सी मतलब देखो ना, वो बैठे हुए थे कैंप फायर में और बातें बातें कर रहे थे एक दूसरे से। उसके बाद फिर उनको जो है ना एकदम से वो फिर रकून वाला इस वो हो गया, जिससे डर गए होंगे बीच में कि पता नहीं कोई जंगली जानवर ना आ गया, कुछ ऐसा ना हो गया, तो मतलब एक इवेंटफुल नाइट थी, सही है। और फिर वो जब सुबह उठे तो ब्रेथ टेकिंग सनराइज, यानी कि सुबह सुबह जब फिर उठते हैं ना, फिर वो जो इतना प्यारा सूरज निकला होता है और वो सारा, तो वो बड़ा प्यारा नजारा था, तो वो उन्होंने देखा। दे पैक देयर गियर एंड हाइक बैक टू द फॉरेस्ट टू रिटर्न होम। फिर उन्होंने दोबारा अपने बैग्स उठाए और दोबारा से वो हाइकिंग करके अपने घर की तरफ चले गए, चेरिशिंग द मेमोरीज ऑफ देयर कैंपिंग एडवेंचर। और जो भी उन्होंने मजे किए, जो भी कुछ वहाँ टाइम गुजारा, वो सब एक दूसरे को याद कर रहे थे उसको, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास एक इसका पार्ट हो गया। अब से नीचे जो हमारे पास कुछ स्टोरीज है वो इसी के पार्ट हैं। तो हमने पहले अब क्या पढ़ लिया, पार्ट 1 पढ़ लिया। अब उसके बाद पार्ट 2 या और नेक्स्ट पार्ट इसका होगा। अब इससे पार्ट 1 के हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इसमें क्या है। पहला है, विच कंपाउंड प्रपोजिशन डिस्क्राइब्स द पाथ्स दे टुक थ्रू द फॉरेस्ट। कौन सा कंपाउंड प्रपोजिशन ये बता रहा है कि उन्होंने जब रास्ता वो जो उन्होंने लिया फॉरेस्ट के बीच में जो रास्ते गए, तो उस वक्त एक चीज, एक लाइन थी वो उसको डिस्क्राइब करती है कि किस रास्ते से ये लोग गए। तो हम जरा उसको देखते हैं, एक मिनट में लोकेशन ऑन टू वो। तो अब उन्होंने कहा कि वो फॉरेस्ट फॉरेस्ट के अंदर से तो गए, लेकिन वो कौन सा रास्ता जो उन्होंने लिया वो बता रहे हैं। तो दे वर फॉलोइंग ए नैरो ट्रेल दैट लेड बिटवीन द टावरिंग ट्रीज। तो जो
रास्ते को डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि वो जो रास्ता था वो ट्री के कहाँ था, ऊपर था, नीचे था, कहाँ था, तो वो यहाँ पे मुझे पता चल रहा थी दैट लेड बिटवीन द ट्रीज। तो लेड बिटवीन जो है बेसिकली ये आपके पास क्या है, कंपाउंड प्रपोजिशन। ठीक है, ये तो लिखा हुआ है द वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, वो तो उसने भी नीचे मुझे बता दी। वो कह रहे हैं कि वो जिस रास्ता उन्होंने जो लिया उसको क्या चीज डिफाइन करी, तो लेड बिटवीन, यानी कि इन फ्लावरिंग ट्रीज के बिटवीन जो है ना वो रास्ता बना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इज वेयर डिड दे डिसाइडेड टू सेट अप देयर कैंप साइट, कहाँ उन्होंने डिसाइड किया, दे डिसाइडेड टू, मैं से कर देती हूँ मल्टी करके, अच्छा, कहाँ उन्होंने डिसाइड किया था कैंप साइट करने का। दे अराइव एट अ ब्यूटीफुल clearing beside the sparkling river and decided to set up their camps next to the flood. Okay, सिंपल सिंपल सा है ये। दिस इज कॉल्ड कैप कॉम्प्रिहेंशन। क्या आप क्या करते हो कि आप जो है हाँ, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है उसी से देख के आपको बस अपने आंसर मार्क करना। एग्जाम में भी इस तरह से आता है, तो इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ बिग डील। ये हो गया तुम पार्ट, ठीक है, मैंने लिख देती रही है पर है। उसके बाद the third question is when they heard a rustling sound where did they shine their flashlight, जब उनको रस्टिंग साउंड दिखाई तो सुनाई दी तो उन्होंने कहाँ फ्लैशलाइट्स फ्लैश की थी, ये शाइन की थी टुवर्ड्स द bushes, राइट। अब हम उसको देखे दिन दे शाइन देयर फ्लैशलाइट टुवर्ड्स द नॉइस, हाँ नॉइस, और साथ में आप लिख सकते हैं इन द bushes, नॉइस इन द bushes के जो वो आ रही थी, आवाज आ रही थी तो वो bushes की तरफ से आ रही थी ना, तो वो यहाँ से आए। सही है, तो ये आपके पास हो गया आंसर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, फिर यहाँ तक, उसके बाद ऊपर जाती है। In what did Sarah place beside the ripple? सारा ने क्या रखा था रिपुल्स के पास, सारा ने leftover sandwiches, है ना। She placed them beside the ripples. Placed what? She placed leftover sandwiches beside the ripple. बस ये आंसर आ गया। ठीक, हाँ, इसमें ये भी होता है कि बच्चे समझते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट आंसर लिखा होगा और बस ये आप लोग आगे लिखे हैं। कभी कभी आपको आंसर थोड़ा सा बनाना पड़ता है। जैसे अब अगर मैं लिख लूँ शी प्लेस देम बिसाइड, अब देम में ना क्या, उन्होंने तो वही तो पूछा कि व्हाट डिड शी, तो व्हाट का आंसर हुआ ही नहीं, तो व्हाट का आंसर ये रहा कि लेफ्ट ओवर सैंडविचेस। ठीक है, तो आपने उसकी तरह कोई अपना आंसर बनाना है कि सारा प्लेस, व्हाट की जगह हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट ओवर सैंडविचेस बिसाइड दी रिपोर्ट। हाउ डिड द रिपोर्ट डिसअपियर फ्रॉम द कैंपसाइट, कैसे डिसअपियर हुए थे, स्करी हुए थे ना, दिस स्करीड अवे, तो वो वाला आपने यहाँ पे लिखना है, द रकून्स scurried away from the campsite and disappeared into the darkness। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर है। दैट्स इट्स दैट सिंपल, कोई इसमें मुश्किल चीज कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। ठीक है, और एग्जाम में भी ऐसे ही आते हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं है। देन नेक्स्ट अब कंटिन्यू हो रहा है। After the camping adventure, Tom and his friends decided to write about their experience in their journals। कि जब वो कैंपिंग हो गई, जब वो वापस आए थे, तो उन्होंने, टॉम ने और उसके दोस्तों ने सोचा कि हम जो है वो एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं। ठीक है, जैसे हमने याद है ट्रेवलॉजी, ट्रेवलॉग, सॉरी ट्रेवलॉजी नहीं, ट्रेवलॉग्स, पता नहीं हमने कहाँ पढ़ा था, ट्रेवलॉग था ना एक चीज, कि अगर आप कहीं जाते हैं तो आप उसके बारे में लिखते हैं सारा कुछ, तो बेसिकली वो उसकी बात हो रही है। सो उन्होंने फिर कहा कि हम लोग जो है ना उसको लिखते हैं, सी इफ यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंपाउंड रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन द स्टोरी। तो अब ये समझो स्टोरी लिख रहे हैं और ये स्टोरी बता रहा है कोई, तो अब हमने देखना है कि इसके अंदर हम जो है क्या फिल करें, प्रपोजिशन। अब ये सारी लाइनें ऊपर से ही ली गई हैं, बट हम इसको पहले से खुद खुद करने की कोशिश करते हैं। हमने सिर्फ इसके अंदर
prepositions ऐड करनी है, ठीक है। The first one is the Tom and his friends walk dash the dense forest. तो walk फॉरेस्ट में से गुजर के जा रहे थे तो हम क्या लिखते हैं, walk through the dense forest, ठीक है। They arrived at a cleaning dash the sparkling river. A clearing beside the sparkling river. ये मुझे याद है, बट इफ यू डोंट रिमेम्बर तो आप ऊपर से जाके दोबारा देख के आप लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट है, मैं भी ऊपर दिखा भी देती हूँ। They set up their campsite dash a large boulder. I guess beside है यहाँ पे, let's see, beside आ सकते हैं भाई ये, next to the, इन्होंने next लिख के, ठीक है, next to be is fine, सही है। तो इस तरह अब देखो यहाँ पे मैं आपको ना उसको सर्कल कर देती हूँ जो हमारे पास नीचे जो यूज हो रहे हैं विद द डिफरेंट कलर। तो पहला वाला कौन सा था, दे वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, यही था ना। उसके बाद उन्होंने क्या बोला था, दे अराइव्ड एट अ ब्यूटीफुल क्लियरिंग बिसाइड अ स्पार्कलिंग रिवर। उसके बाद था कि डिसाइडेड टू सेट अप देयर कैंप्स नेक्स्ट टू अ लार्ज बोल्डर। अब हम इसके अंदर लिख लेते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है एट नाइट दे हर्ड अ रसलिंग साउंड डैश द बुशेस। कहाँ से, अक्रॉस फ्रॉम द बुशेस, अक्रॉस नहीं, फ्रॉम द बुशेस, रसलिंग साउंड फ्रॉम द बुशेस या इन द बुशेस, इसको भी देख लेते हैं, इन द बुशेस, ठीक है। अक्रॉस तो वो लोग बैठे थे ना बुशेस के, तो यहाँ आएगा इन द बुशेस। उसके बाद दे शाइन देयर फ्लैश लाइट्स डैश द नॉइस, सो टुवर्ड्स द नॉइस, ठीक है, टुवर्ड द नॉइस, टुवर्ड्स द नॉइस। चलो मैं एस हटा देते हैं, रिमूव एनी कंफ्यूजन्स। उसके बाद सारा फाउंड सम सैंडविचेस डैश हर बैकपैक, कहाँ थे, इन हर बैकपैक, ठीक है। हम इसके ऊपर दोबारा देख लेते हैं, ये मेरा फर्क पे। अच्छा अब देखो, मैंने आप लोगों को कल एक चीज बताई थी कि अगर बड़े रूम में है कोई चीज तो वो इन आ जाएगी, लेकिन अगर छोटी सी चीज में, छोटी से उसमें एक छोटे बॉक्स में, छोटी कैविटी में अगर कोई चीज है तो हम कहते हैं दैट इज इन टू दैट थिंग, सही है। तो यहाँ पे भी इन टू हर बैकपैक लिखा हुआ है, तो इट्स इन टू हर बैकपैक। She placed them dash the raccoons. Raccoons किसने कहाँ रखे थे? She placed them beside the raccoons. ठीक है। उसके बाद the raccoons scurried dash the campsite. Scurried ठीक है beside the raccoons. उसके बाद क्या था कि they scurried away from the campsite. अगर आपको ये preposition समझ में आता है ना तो बस आपके लिए फिर ये मुश्किल नहीं। They disappeared dash the darkness. They disappeared into the darkness. वो भी darkness के अंदर चले गए ना, घूम गए अंदर। It is into the darkness. In the morning they woke up to the sunrise dash the trees. Tree top sorry. Tree top इसको कहते हैं कि जैसे दरख्त है सारे, आप नीचे बैठ खड़े हो और आपको यहाँ पे सूरज नजर आ रहा है, तो ये ट्री टॉप हो गया, ठीक है। सो कहाँ पे थे हम, disappeared into the darkness। उसके बाद दूसरा क्या था कि उन्होंने कहाँ देखा, सनराइज above the trees, तो above the trees, ये above the tree tops, ये तो यहाँ पे हम लिखेंगे above। सिंपल उसमें से ही ढूंढ के आपको लिखना था, ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। फिर इसके बाद दोबारा कंटिन्यू हो रही है। Why do you think the author used a compound preposition next to describe the campsite location
beside the boulder. अच्छा, अब उन्होंने नेक्स्ट टू क्यों बोला कि नेक्स्ट टू उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि नेक्स्ट टू का क्या मतलब होता है किसी चीज के बिल्कुल बराबर में, ठीक है। बिसाइड होता है साथ, और बराबर में के लिए मैं बोलती हूँ नेक्स्ट टू। अब इसके मैं आप लोगों को थोड़ा फर्क बना के दिखाती हूँ। फर्स्ट करें, दिस इज अ कैंप, ठीक है, एक कैंप है ये। अब अगर मैंने कोई चीज जो है वो यहाँ रखी है, फर्स्ट करो वाटर बॉटल है या वॉट एवर इट इज, मैंने यहाँ रखी, तो ये मैंने कहाँ रखी है, ये मैंने रखी है बिसाइड द कैंप। लेकिन अगर यही मैं यहाँ रख दूं तो ये क्या हो जाएगी, नेक्स्ट टू। ये इसके सामने साथ पड़ी हुई है, और इसके साइड पे में यानी इसके बराबर में अगर कोई चीज है तो उसको हम कहेंगे नेक्स्ट टू, ठीक है। तो उन्होंने भी जो कैंप साइड है वो बोल्डर, वो नेक्स्ट टू द बोल्डर रखे थे, तो इस वजह से यहाँ पे जो ऑथर है सॉरी, उसने नेक्स्ट टू का वर्ड यहाँ पे यूज किया, ठीक है। अगेन वही बात है कि हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द इमेजरी एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द स्टोरी, तो वो ये बता रहे हैं आपको कि वो उसकी पोजीशन बेसिकली मुझे बता रहा है। Second is consider the compound preposition into when describing the raccoon disappearing into the darkness. What does this choice of preposition convey about the raccoon's action in the mode of the sea? अब हम ये कह सकते थे कि मिस, अब जो वो जंगल है वो तो इतना बड़ा है ना, समुद्री जंगल है, यहाँ पे अभी जो है ना वो है बुशेस, ठीक है। अब बुशेस से यहीं से रकून्स जो है ना वो बाहर निकले थे, है ना, यहीं से रकून बाहर आए थे। अब वो जब वापस भाग के जा रहे थे तो वापस सारे इसके अंदर चले गए। अब मिस आपने तो बोला कि जब बड़ी जगह हो तो वहां पे अगर कोई चीज आती है तो उसको तो हम इन कहते हैं, तो ये इनटू क्यों आ रहा है, ठीक है, इनटू द डार्कनेस क्यों आ रहा है, ये क्यों है ये चीज, तो वो इस वजह से कि आपके पास ये जो जंगल है इसके अंदर यहाँ पे अब सारा वहां समझो, वहां से यहाँ पे रोशनी है, इधर इधर यहाँ पे फ्लैश लाइट जहाँ पर है, वहां अंदर की तरफ अंधेरा है, तो वो इस तरह से अंदर सारे भागे फौरन से, जैसे कि ऐसे ऐसे जाते 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 नहीं, वो आपके पास खत्म हो जाता है लाइन, मतलब यहाँ से इसके बाद आपको नजर नहीं आ रहा, तो वो ऐसे लगता है किसी चीज के अंदर ऐसे घुस गए, तो वो बेसिकली इनटू का वो मतलब आ रहा है। सही है, इन होता तो बस सामने आपको नजर आ रहा था, दूर तक जाता हो, अंदर उस अंधेरे के अंदर समा गए हैं, तो जैसे अब जैसे जंगल इज द बिग थिंग बट अंधेरा इज द स्मॉल बॉक्स काइंड ऑफ, ठीक है, तो उसके अंदर वो चले गए हैं। लाइक एक सीन जैसे एक्सप्लेन करने का एक तरीका है, सही है, तो वो तरीका आपको इस तरह वर्ड से समझ में आएगा कि वो इस तरह अंदर घुस के चले गए और गायब हो गए एकदम से, तो बेसिकली इस वजह से उसने ऑथर ने जो है वो यहाँ पे इनटू का वर्ड यूज किया, ठीक है। In the sentence, they walked through the dense forest. What does the compound preposition through imply about the nature of the forest and the difficulty of the journey? अब थ्रू द फॉरेस्ट का मतलब अगेन मैंने बताया था कि जैसे टनल होता है, टनल के अंदर से जाते तो दिस इज कॉल्ड थ्रू। अच्छा, अगर टनल एक जगह से बंद होता तो हम कहते हैं इनटू द टनल, लेकिन टनल आपको पता है दूसरी जगह से खुला होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं थ्रू द टनल, ठीक है। अब जो आपके वो है जंगल है, अब जंगल तो कोई टनल तो नहीं बना हुआ, तो है थ्रू का कैसे मतलब, अब मतलब ये है कि जो इतनी लंबी लंबी ट्रीज है ना, जैसे ही टॉल टॉल ट्रीज है, उस टॉल टॉल ट्रीज की वजह से जो रास्ता है ना वो के बीच में से जा रहे हैं, यानी ट्रीज ने रास्ते को कवर किया हुआ है सारा, और इसके बीच में से यहाँ से बीच में से रास्ता होते हुए जा रहा है, तो ये इस तरह की सिचुएशन को उन्होंने थ्रू के वो ट्रीज की बड़ी बड़ी कि उन्होंने पूरा रास्ता टनल की तरह बंद किया, मैं थ्रू से लोग सकती जा ये Next is the phrase above the treetops is used to describe the sunrise, right? How does this compound preposition feed a vivid mental image of the sunlight and its significance to the story? Conclusion. अब वो कह रहे हैं कि भाई ये जो ट्री टॉप्स अबव द ट्री टॉप्स है, अब ये आपको मतलब सिंपल आपसे पूछे कि आपको इस वर्ड सुन के इमेजिन क्या कर पा रहे हो, आपको क्या चीज सुनाई दे रही है, कि ऑब्वियसली ऐसे आपके पास जो है वो ट्रीज है सारी, और ये सूरज और सूरज से ऐसा कलर ऐसे शुआएं निकल रही होती है, देखा है ना कभी आप लोगों ने फॉरेस्ट में मैं आपको पिक्चर दिखा के, तो इसके अंदर से ऐसे रेज निकल रही थी थ्रू दी फॉरेस्ट, और
तो इससे आप हमें पता चलता है कि ये अबव की सूरज फेयरिंग अबाउट द ट्री टॉप जो है वो सूरज ऊपर आया हो, तो वो बिल्कुल ऐसा कि ट्री सारी जमा है और आप ऊपर देखते हो तो बिल्कुल सेंटर में आपका सूरज आया वो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट देयर implying here. If you were to rewrite the part of the story using different confrontation, how would it change in the meaning of the atmosphere, etc.? इट्स अ सेल्फ एक्टिविटी, इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप ये कहानी लिखते हैं तो इसमें कौन सा पार्ट है जो आप चेंज करना चाहते हैं या अपनी तरफ से आप इसको कर सकते हैं चेंज। ठीक है, कि ऑब्वियसली जो लिखता है उसकी इमेजिनेशन होगी, उसकी जो इमेजिनेशन होती है वो उस हिसाब से स्टोरी में करेक्ट। आई गेस दैट्स ऑल। ये आप को नहीं मैं होगा कि वाला